हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, जो है विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट हम चैप्टर पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है। इससे पहले इस चैप्टर का पार्ट 1, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वीडियो 1 अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। फिलहाल आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, ये जो क्लासेज हैं ये आपको फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं यूट्यूब पर। तो मैं ऐसा जानता हूँ, ऐसे देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है कि जो भी चीज़ें फ्री में अवेलेबल कराई जाती हैं उसका स्टूडेंट उतना वैल्यू नहीं करते। तो थोड़ी सी दुख लगता है, तकलीफ होती है कि बताइए इतना क्लासेस फ्री में प्रोवाइड की जा रही हैं, तो इसका मैं चाहता हूँ कि आप सभी वैल्यू करें। अदरवाइज चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं आशा करता हूँ कि सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और नोट डाउन करिएगा। देखिए विद्युत धारा चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, क्लास 12 फिजिक्स। इससे पहले अभी हम जानने वाले हैं क्या, अभी हम जानेंगे कि ओम का नियम क्या है। तो देखिए ओम के नियम को बारे में हम जानेंगे और भी बहुत सारे भी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं बता दूं कि ये तो आपका पार्ट 2 है ना। इससे पहले विद्युत धारा क्या होता है, इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स के नाम से एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए जी, हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से आप समझेंगे। कह रहा है यदि किसी, मतलब ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में, क्या यहाँ पे कहा जा रहा है, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हमारा ओम का नियम है जी। बट अभी आपको याद नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ ना तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको याद कराएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम एक चालक ले लेते हैं जी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। ये हमने एक चालक सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं, ये एक चालक है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये हमने मान लिया कि ये एक चालक है, ठीक है, ये एक चालक है जी, ठीक है। अब इस चालक को हमने क्या किया है कि इस चालक को, ये जो चालक है इसको हमने क्या किया है, इसको हमने एक सेल या बैटरी से जोड़ दिए हैं, और उसके साथ साथ इसके में हमने क्या लगा दिया है, इसमें हमने कुंजी लगा दिया है, कुंजी, ठीक है ना, स्विच जिसे हम कहते हैं। तो ये हमने स्विच लगा दिया है, कुंजी लगा दिया है, ठीक है ना। अदरवाइज मैं आपको ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे कुंजी नहीं रहेगा, थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया हूँ। कभी भी याद रखिएगा एक बात, देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा एक चीज़ है, अभी नियम आपको याद हम नहीं करा रहे हैं, अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप कुंजी रखिए और फिर से आप इसको आगे बढ़ाइए, और अब यहाँ पे आप सेल या बैटरी लगाइएगा। देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे कुंजी बैटरी रहेगा ना, उसके आगे आप कुंजी या कुछ लगाते हैं, ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। हाँ, अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, समझिएगा। ये हमारे पास क्या है, एक चालक है, ये हमारे पास क्या है, एक चालक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास चालक आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चालक हमें दिखाई दे रहा है, तो इस चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। हम कह रहे हैं इस चालक की जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था का मतलब आप समझ रहे हैं, ये चालक है, इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब ये है कि ये जो चालक है ना, इसकी लंबाई में, चौड़ाई में, तापमान में, ठीक है ना, इसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। इसका लंबाई चौड़ाई ना बढ़े, इसका तापमान जितना है उतना ही रहे।
तो उसी को हम कह रहे हैं ना, इसका जो आयतन है वैसे ही रहे, आकृति जिस तरीके से है वैसे ही रहे, तो उसी को कहते हैं एक शब्द में कि भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर सेलों द्वारा प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ रहे हैं? हम क्या करेंगे, सेल या बैटरी द्वारा हम इस चालक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो हम यही कह रहे हैं ना कि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर सेल द्वारा प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ गए आप? सिंपल सा तो है जी, ठीक है ना, सिंपल सा है। अदरवाइज हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है r, ये i हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम केवल r का मान निकालें तो r इक्वल टू, ये i इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो v बाई i निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है जी, यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है। तो चलिए अब बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये बताइए आपको ये नियम पहले याद हुआ या नहीं? ओम का नियम कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? ध्यान से समझेंगे, यहां से आपको नहीं बोलना है, मैं आपको यहीं से बोल रहा हूं, आपको ऐसे ही बोलना है। आपको कह दे ओम का नियम क्या है तो आप कहिएगा ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर सेल द्वारा प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। समझ रहे ना? चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर सेल द्वारा प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यह समानुपाती का चिन्ह है। तो मैं आशा करता हूं बोल देंगे, वही बात लिखा गया है, किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा, उस चालक में मतलब प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसी को हमने आगे सॉल्व किया तो यहाँ पे ये हमें फॉर्मूला मिला। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये R क्या है, तो ये R है हमारा प्रतिरोध। R जो है ना ये प्रतिरोध है। यहाँ पे V क्या है, तो V है विभवांतर, ठीक है। I क्या है, I है विद्युत धारा, ठीक है ना। तो I क्या है हमारा, विद्युत धारा है। तो मैं आशा करता हूं कि सबसे पहले जो ओम का नियम है ये आपको समझ में आ गया होगा। आप सबसे पहले ओम के नियम को लिखेंगे, उसके साथ आप सबसे पहले ओम के नियम लिखिएगा, साइड में ये फिगर जरूर बनाइएंगे और उसके बाद ये आप लाइन इतना लिख दीजिएगा, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ के होंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, पहले ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, एक और बात मैं बता दूं, हो सकता है कि मेरे जो चेहरा है उतना साफ से आपको ना दिखाई दे, बट मोस्टली आप फोकस बोर्ड पर कीजिएगा। चेहरे से क्या लेना देना दोस्त, आपको तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम आते हैं, दूसरा हमारा है प्रतिरोध। अभी हमने ओम के नियम में प्रतिरोध को जाना है, अभी हम आगे पीछे ले जाते हैं। तो यही ओम के नियम से हमें प्रतिरोध का भी फॉर्मूला मिला, V इक्वल टू R इक्वल टू V बाई I। तो अब हमें प्रतिरोध के बारे में ही जानना है। तो प्रतिरोध को अंग्रेजी में हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो प्रतिरोध होता क्या है दोस्त? प्रतिरोध का मतलब होता है, मतलब इसका मीनिंग जो होता है ना, वो होता है कि विद्युत धारा कोई प्रवाहित हो रही है, किसी चालक में विद्युत धारा बह रही है तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, मतलब रुकावट उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। मतलब विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं समझाऊं तो ये कोई चालक है, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ध्यान से आप समझेंगे, ये कोई चालक है, इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं। अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने प्रतिरोध यहां पे लगा दिया।
तो ये प्रतिरोध क्या करेगा, ये जो प्रतिरोध है ना, ये विद्युत धारा को आगे अच्छे तरीके से प्रवाहित नहीं होने देगा, रोकने लगेगा, ये विद्युत धारा को रोकने लगेगा। मान लेते हैं 10 एम्पीयर की हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, जैसे ही ये प्रतिरोध आएगा ना, तो ये अब रोकेगा, धारा को रोकने लगेगा, जिसके कारण अब हो सकता है इसमें 5 ही एम्पीयर की धारा आगे बहे, ज़्यादा नहीं बह पाएगा, क्योंकि ये 5 एम्पीयर को रोक दिया। तो ये धारा के मार्ग में, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है। तो यही हमने लिखा है कि प्रतिरोध का अर्थ होता है धारा के मार्ग में अवरोध। अवरोध मतलब होता है रुकावट उत्पन्न करना। तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ये तो इसका मीनिंग हुआ ना, ये तो इसका अर्थ हुआ, बट परिभाषा जो डिफिनेशन होता है वो तो अलग होता है। डेफिनेशन आपको 2 हम बताएंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक पहले हमने परिभाषा लिखा हुआ है, इसको समझ जाएं या इसको समझ जाएंगे, दोनों आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई टीचर है वो अलग बता दिए, कोई टीचर अलग बता दिए, आप कंफ्यूजन में हो गए कि ये कौन सही है कौन गलत है। तो होता ये है कि बहुत बार ना मैं ऐसा देखने को मिला है कि मैं अलग कोई डिफिनेशन बता दिया, उन्होंने कोचिंग में या स्कूल में कुछ अलग डिफिनेशन पढ़ लिए। अब वो कहते हैं कि भैया ऐसा टीचर बता रहे हैं स्कूल में ऐसा, आप ऐसा बता रहे हैं। तो बाबू एक चीज़ का ना बहुत तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, उसका डेफिनेशन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से आप जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम 2 आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, पहला परिभाषा हमने क्या बताया कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। सबसे सिंपल यही परिभाषा है। जैसे हमने प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या जानते हैं, प्रतिरोध का फॉर्मूला ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, R इक्वल टू V बाई आई, R इक्वल टू V बाई आई, यही ना हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है जी, जहां R क्या है, प्रतिरोध है, V क्या है, V है विभवांतर। तो ये किसका विभवांतर है, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। अगर मैं पीछे लेके जाऊं आपको, तो ये क्या हमने बताया है कि ये कोई चालक है, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। तो ये विभवांतर क्या है, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर है। तो मैं यहाँ पे पूरा लिखूंगा कि ये क्या है, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है ना। और यहां पे I क्या है, I है चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा। तो हम यही कह रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। प्रतिरोध का पहला हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सा है कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रतिरोध का डेफिनेशन। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। अब आते हैं दूसरे डेफिनेशन पे। एक और हमारा डेफिनेशन है, ये भी बहुत ही फेमस डेफिनेशन है, परिभाषा है, तो इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपके स्कूल में, कोचिंग में आपको क्या बताया जा रहा है, तो दोनों आप सीखते हुए चलिए, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये तो मैंने समझाने के तौर पे बताया था। अब देखिए यहाँ पे एक हमने परिभाषा बनाया हुआ है। ये कह रहा है कि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। तो ये हमारा दूसरा परिभाषा है। ये कैसे आया ये समझिएगा। हम प्रतिरोध का फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू V बाई आई, यही ना हम फॉर्मूला जानते हैं जी, R इक्वल टू V बाई आई। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे ये क्या है, चालक का विद्युत धारा है, चालक में प्रवाहित धारा है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा है, विद्युत धारा जो I है, इसका मान यदि हम 1 ले लेते हैं, 1 मतलब इकाई, इकाई, ठीक है ना। 1 मतलब हम इसको इकाई ले लेते हैं,
ठीक है ना। तो अगर इसका मान i का मान यदि 1 हो जाए तो बटे में नीचे 1 का कोई वैल्यू है जी, नहीं होता है। तो अगर नीचे 1 हो जाए तो 1 को हटा देंगे, तो उस समय पर जो r होगा वो v के बराबर हो जाएगा। तो उस समय पे ना जो v होगा वो r के बराबर हो जाएगा। तो ये v क्या है, v है चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर। तो मैं यही लिखूंगा कि चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में यहां पे लिख दिया हूं उत्पन्न विभवांतर। तो यहां पे हमें ये बात पता चला। तो ये हमारा क्या है, ये है प्रतिरोध। तो यहां से हम ये परिभाषा कर सकते हैं। देखिए हमने परिभाषा यहां से रटवा नहीं रहे हैं, हम समझा रहे हैं। देखिए दूसरा हम परिभाषा ये भी कह सकते हैं कि कोई भी चालक है, कोई सपोजिट ये कोई चालक है, हमारे पास चालक तार है, तो किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर, मतलब कोई चालक है उसमें हम इकाई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब इकाई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। समझ रहे हैं कि किसी चालक के मतलब किसी चालक में इकाई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। सिंपल सा तो है। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। एक बार और सुन लीजिए, किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। तो या तो आप ये परिभाषा बोल दें या तो ये बोल दें, वही बात लिखा गया है। किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है, या सिंपल सा प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आए होंगे जी। ठीक है ना। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद चलिए इतना आप समझ गए। चलिए यहाँ पे अब मैं आपको इसको इरेज कर दूं, या चलिए इरेज नहीं, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। ठीक है ना। यहाँ पे मैं 2-3 चीजें आपको 2 पॉइंट बताऊंगा, इन सभी को आपको सबसे पहले तो याद रखना है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मात्रक, ठीक है। दूसरा कलर में यूज कर ले रहा हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। राशि और तीसरा हम जानेंगे बीमा। ये 3 चीजें ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछ ली जाती हैं, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। मात्रक पे बात करें तो सबसे पहले जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो होता है ओम। तो ये हम ओम लिख दे रहे हैं। ओम का जो संकेत होता है ये इस तरीके से होता है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यदि कोई पूछ दे प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो आप क्या कहेंगे, ओम कहेंगे। एक और इसका मात्रक होता है, दूसरे में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। दूसरा मात्रक भी आप याद रखेंगे जो होता है वोल्ट प्रति एम्पीयर। वोल्ट प्रति एम्पीयर याद रखेंगे ना, वोल्ट प्रति एम्पीयर। ये वोल्ट प्रति एम्पीयर हमने लिखा है, V से वोल्ट, ऐसे एम्पीयर। ठीक है, ये आप 2 याद रखिएगा। राशि आप याद रखिएगा, अदिश राशि होता है, अदिश राशि। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दिशा नहीं होता है, ओनली परिमाण होता है। इसका बीमीय सूत्र आप याद रखेंगे कि ML2T-3A-2 होता है। ठीक है ना, ML2T-3A-2 होता है। ठीक है ना। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो ये था हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक चीज़ जानेंगे कि जो प्रतिरोध का मात्रक होता है जो है ओम होता है। ओम होता है ना, तो बाबू पूछ लिया जाता है ऐसे परिभाषा कि 1 ओम को परिभाषित कीजिए।
जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट हुआ है कि 1 ओम को परिभाषित कीजिए, तो 1 ओम का हम परिभाषा कैसे दे सकते हैं इसको हम जानेंगे। तो पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाँ जी, अच्छी बात है। तो इतनी आप समझ गए ना। चलिए, तो मैं 1 ओम का यहाँ पे परिभाषा करने वाला हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें थोड़ी सी जगह की आवश्यकता, यहाँ पे एरिया की आवश्यकता हमें पड़ेगी। चलिए, अब हमारा यहाँ पे आता है कि 1 ओम को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ओम कितना का, 1 ओम का हमें परिभाषा करना है, 1 ओम का। तो 1 ओम का परिभाषा करना है। हम इतनी बात जानते हैं ओम किसका, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध, ध्यान से आप समझेंगे, प्रतिरोध R = V/I हमने पढ़ा है अभी। प्रतिरोध R = V/I होता है। तो यहाँ पे मैं यदि ये कहूँ कि कोई भी चालक है, समझिएगा, ये कोई हमारे पास चालक है। अब ये हमारे पास कोई चालक है ना, चालक, तो हम इसी चालक में बात कर रहे हैं। यदि कोई चालक में, ठीक है, जो I है विद्युत धारा, अब इतना आप समझ ही गए होंगे। तो यदि विद्युत धारा 1 एम्पियर ले लेते हैं, यदि नीचे का 1 एम्पियर ले लेते हैं, अभी जो विभव है ना, विभवांतर, ये इसको भी हम 1 वोल्ट ले लेते हैं, 1 वोल्ट। ये क्या है, ए मतलब एम्पियर है, हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, एम्पियर। ये आप कंफ्यूजन में नहीं होने चाहिए। तो यदि I का मान 1 एम्पियर हम ले लेते हैं, अभी का मान यदि 1 वोल्ट ले लेते हैं, तो यदि नीचे ऊपर, ध्यान से अगर आप समझे, तो R = ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचा क्या, R = 1 बचा ना। R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, प्रतिरोध का मात्रक। तो उस समय पर हम यही कह रहे हैं कि उस समय पे जो R होगा ना, वो 1 ओम के ही बराबर हो जाएगा। ध्यान से आप समझ रहे हैं। यदि I का मान अभी का मान 1 हो जाए, तो उस समय पे जो R का जो वैल्यू आएगा ना, वो 1 ओम के बराबर आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल से समझाएं। तो यही से हम परिभाषा कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर, ध्यान से समझेंगे, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। सिंपल सा तो है कि ये कोई चालक है, इसमें हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस चालक में यदि 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो उस समय पर इस चालक में जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा उसे हम 1 ओम कहेंगे। तो मैं परिभाषा इसका बोल रहा हूं, लिखवाऊंगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, आप ऐसे ही लिखिएगा। आप क्या लिखेंगे, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को 1 ओम कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी ये जो हमने परिभाषा 1 ओम का बोला है। ऐसे ही आप जरूर लिखेंगे। देखिए, मैं एक बात बता दूं, अभी तो बहुत सारे हमें टॉपिक पढ़ने हैं, अभी तो हमने आधे भी टॉपिक कंप्लीट नहीं किए। बट देखिए, मेरी जो क्लासेज होती है ना, वो पूरी तरीके से बेसिक टू हाई होते हैं। मैं जो भी कुछ आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ाना तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं अपने आप को एक स्टूडेंट ही मानता हूँ। अब मुझे जितना आता है ना, मैं उतना आप सभी को सिखाने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा मैं डीप में जाता हूँ, तो समय थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लग रहा होगा, बट कोई नहीं दोस्त, आप जो समय है ना, ये सही जगह दे रहे हैं, सही जगह इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जो अपना समय है वो सही जगह दे रहे हैं। अगर आज आप पढ़ाई कर लेंगे, आज अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी आप अपनी जो नींद है उसको त्यागेंगे, थोड़ा संघर्ष कर लेंगे, तो हो सकता है कि आपके माता पिता, आपका जो घर परिवार है, वो एक सुकून का, चैन का नींद वो सोएंगे। नहीं तो होता यह है दोस्त कि जब पैसे की प्रॉब्लम आती है ना, मोस्टली क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं, सब कोई मतलब
अच्छा व्यक्ति तो बनना वो अलग बात है, बट मोस्टली क्या है ना कि पैसे की आवश्यकता है सभी को। मैं अभी जो सिखा रहा हूँ आप सभी को, तो मैं भी क्यों सिखा रहा हूँ दोस्त, मुझे भी पैसों की आवश्यकता है, आपको भी आवश्यकता है। तो यदि आवश्यकता को पूर्ति करना है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर मुझे नींद आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे शायद वो रात को पढ़ रहे होंगे, मुझे नहीं पता आप कब पढ़ रहे हैं। मैं दिल से कह रहा हूँ कि मेरा अभी ना सर ना बहुत दर्द कर रहा है, पर फिर भी मैं ये क्लासेस ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो परिवार है, मैं खुद एक अच्छा लाइफ जीऊँ, मेरा परिवार सुकून और चैन के जो क्या है नींद ले। तो उसके लिए अगर मुझे थोड़ी सी मेहनत करना पड़े, थोड़ा सा मैं नींद को अपने त्याग सकता हूँ, थोड़ा संघर्ष कर सकता हूँ, थोड़ा तकलीफें सह सकता हूँ, उसके वजह से मेरा परिवार अगर चैन के नींद सोच रहे हैं, तो इससे सस्ता सौदा कुछ हो नहीं सकता दोस्त। समझ रहे हैं ना? चलिए, मैं बहुत ही ज़्यादा डीप में चला गया था। चलिए कोई नहीं जी, होता है कभी कभी। मैं खुद जब पढ़ता था ना तो मुझे भी नींद आती थी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट कोई नहीं। मैं यही कहूँगा, नींद चैन को त्यागिए जब तक आपको सफलता प्राप्त ना हो, ठीक है ना। चलिए अगला हम प्रतिरोध के बारे में जान लिए, तो अब हम जानेंगे दोस्त, अब हम क्या जानेंगे, अब हम जानेंगे कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, उसको कौन कौन से हैं ऐसे कारक हैं जो इसको इफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। अब वो कौन कौन से कारक हैं, तो यहाँ पे 3 कारकों का हमने नाम लिखा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये तीनों आप याद रखेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। मतलब सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है जी? समानुपाती होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यदि कोई भी चालक तार है, उसकी हम लंबाई को बढ़ाएंगे ना, जितनी हम लंबाई को इसकी बढ़ा देंगे, उतना ही लंबाई को जितना हम बढ़ाएंगे ना, उतना ही प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। जैसे एग्जांपल से मैं कहूँ, मान लेते हैं आप बिजली आपके घर में आती ही होगी, ठीक है ना, आ ही रही है। तो बिजली क्या है, बिजली के लिए आप जो क्या होता है, जो पोल होता है, उस पोल तर से हम क्या करते हैं, एक जो कंडक्टर को लेते हैं, चालक तार को लेते हैं, और तार से हम अपने घर में बिजली आती है। जाहिर सी बात है ऐसी ही आती होगी आपके घर में। तो वो जो तार आ रहा है, यदि आपका जो पोल है, उस पोल तक से आपके घर की दूरी बहुत ही कम है, तो आपके घर में फुल लाइट आ रही होगी। मान लेते हैं 50 मीटर है आपके घर तक से उसका, तो आपके घर में फुल लाइट आ रही होगी। अब 50 मीटर से मान लेते हैं आपको 2 किलोमीटर आपको क्या करना पड़ा, आपको यहाँ से तार को, वही जो तार है जो आप घर में यूज करते हैं, उसी तार को 2 किलोमीटर दूर आपको बल्ब जलाना हो या कोई भी चीजें आपको करनी पड़े, और उस तार को वहां तक जितना आप दूर तक ले जाएंगे ना, उतना ही आप देखेंगे ना, तो आपके घर में जो विद्युत होगा ना, वो कम पहुंचेगा, वोल्टेज कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि अगर हमने चालक तार की लंबाई जितना बढ़ा दिए ना, उतना ही प्रतिरोध का मान बढ़ गया। अब प्रतिरोध का मान बढ़ने का मतलब है कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना, और जब धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा तो इसका मतलब विद्युत धारा कम ही ना आएगी जी, और जब कम आएगी तो आपकी जो विद्युत के जो बल्ब है, वो लाइट है, वो डीम जलेगा। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए कोई नहीं जी, मैंने अपने तरफ से कोशिश किए हैं, ठीक है ना। दूसरा हमसे क्या कहा जा रहा है कि चालक की मोटाई, यहाँ पे कह रहा है कि चालक की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है कह रहा है। मतलब यहाँ पे ये चालक है, इसकी ये जो मोटाई है, तो यदि हमने मोटाई को बढ़ा दिया, मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि जो प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, या हम कह सकते हैं चालक की मोटाई के। इसका मतलब क्या है, यदि हमने मोटाई के मान को, मोटाई जितना चालक तार की हम अधिक करेंगे ना, उतना ही प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। आप देखे होंगे
आप देखे होंगे कि हम जाते हैं तार खरीदने, ठीक है ना, चालक तार, कोई भी तार खरीदने, तो वो तार को हम क्या कहते हैं, भैया थोड़ा सा मोटा वाला दीजिएगा तार, ठीक है ना। मोटा वाला क्यों हम तार लेते हैं, क्यों, क्योंकि उसका जितना क्षेत्रफल अधिक रहेगा प्रतिरोध का मान कम होगा, और जब प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा बहुत ज्यादा प्रवाहित होगी। इसलिए हमें ज्यादा दूर तक कोई भी मतलब विद्युत धारा को ले जाना होता है तो हम एक मोटे तार का, मोटे केबल का यूज करते हैं, जिससे कि वोल्टेज जो है ना वो अच्छे तरीके से आपके घर में आए, ठीक है ना। चलिए तीसरा क्या है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब जाहिर सी बात है कि जो क्या होता है, प्रतिरोध होता है ना, वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब यदि कोई भी चालक तार है उसके ताप को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। जैसे आप देखे होंगे कि चालक तार में क्या होता है, कभी कभी देखेंगे तार जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने का मतलब कि ताप उसका अधिक हो गया, तो जब ताप अधिक हो जाएगा, चालक तार जो है वो गर्म हो जाएगा ना, तो वहाँ पे प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, और प्रतिरोध अधिक हो गया तो इसका मतलब विद्युत धारा कम प्रवाहित होगी। समझ रहे हैं। तो ये है जी चालक तार को प्रभावित करने वाले कारक 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है ओम के नियमों की सीमाएं। अभी हमने ओम का नियम पढ़ा था, इसकी 2 सीमाएं होती हैं, उसको जानेंगे। तो इसकी निम्नलिखित सीमाएं हैं, जहां पर पहला हमारा है ओमीय प्रतिरोध, अनओमीय प्रतिरोध। ओमीय प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, देखिए ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध का मतलब ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा उसे हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। बट इस तरीके से थोड़ा डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा गया है समझिएगा, कि जो चालक, ध्यान से समझेंगे, कि जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उस चालक को ओमीय चालक कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे क्या रहा है, कभी कभी आपको ओमीय प्रतिरोध ना कहकर ओमीय चालक पूछ देगा, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे कि वे चालक, अगर चालक पूछा है तो आप कहेंगे वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय चालक कहते हैं, ठीक है ना। और उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध, तथा यहाँ पे लिखा है तथा उसके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। उसके प्रतिरोध का मतलब ये जो ओमीय चालक है इसमें जो उत्पन्न प्रतिरोध होगा उसी को ओमीय प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है ना। याद हो गया कि नहीं, कि वे प्रतिरोध मतलब ऐसा चालक जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय चालक कहते हैं, और उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं, कभी कभी होता है ना कि ओमीय चालक ना कहकर आपसे कह देगा कि ओमीय परिपथ। ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, इस तरीके से ओमीय परिपथ पूछ लेता है, परिपथ, ठीक है। तो ओमीय परिपथ क्या कहेंगे आप, कि ऐसा परिपथ, क्या कहेंगे, ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम ओमीय परिपथ कहते हैं, और उस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं, ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। इस तरीके से कहिएगा, ठीक है ना। अनओमीय प्रतिरोध का मतलब कि जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उसे हम अनओमीय चालक कहते हैं, तथा उसके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। मतलब अनओमीय चालक में उत्पन्न जो प्रतिरोध है उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये दोनों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भैया अगला हमारा आता है ओम के नियम का सत्यापन। अब ये हमारा जो है ना 5 मार्क्स में पूछा जाता है जी, 5 मार्क्स। ओम के नियम का सत्यापन, या कह देता है कि ओम के नियम का निगमन कीजिए, ये आपके 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 5 नंबर में। तो चलिए जी हम ओम के नियम का सत्यापन कराते हैं, कैसे होगा ध्यान से आप समझेंगे, ठीक है ना। रेडी हैं आप सभी। चलिए जी, तो सबसे पहली बात ठीक है,
चलिए करते हैं जी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रूफ। अब मैं यहाँ पे ओम के नियम का सत्यापन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रूफ, मतलब अब हम सिद्ध यहाँ पे करने वाले हैं। हिंदी में आप सिद्ध भी लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के एक फॉर्मूला हम जानते हैं जो होता है E = V/L, ठीक है ना। E = सॉरी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का ये फॉर्मूला है। चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप ये लाइन आपको लिखना जो जरूरी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये लाइन आप जरूर लिखिएगा। क्या लिखेंगे जी? कि हम जानते हैं विद्युत धारा तथा विभव प्रवणता में संबंध। विभव प्रवणता संबंध, या यहाँ पे ना लिखकर यहीं पे थोड़ा सा और आगे हम बढ़ा देते हैं संबंध, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत धारा और विभव प्रवणता में संबंध E = V/L होता है, तो ये हम पहले से समीकरण ये जानते थे, इसीलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तब जाकर तब हम क्या लिखेंगे? तब चूंकि हम ये भी जानते हैं, फिर आप लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं। क्या जानते हैं जी? कि बल बराबर, बल का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है F = E/E होता है। ये हम फॉर्मूला बल का जानते हैं, एक ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से अगर आप समझें, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में यहाँ पे E का मान है, इस E के मान को यहाँ पे हम पुटअप करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पुटअप करते हैं तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे F लिख देंगे, यहाँ पे E है तो E लिख दिए, E के जगह पे हम क्या लिखेंगे? V/L। तो ये V/L हमने कर दिया। तो यहाँ से हमें दूसरा ये हमें फॉर्मूला मिला। क्या मिला? F = E V/L, यही नहीं मिला जी? चलिए, तो इसको हम समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है। तब फिर से अब यहाँ पे लिखता हूँ, चूंकि हम जानते हैं बल, चूंकि हम जानते हैं बल का फॉर्मूला होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अगुणे त्वरण, यही ना फॉर्मूला होता है जी। यदि हम ओनली यहाँ पे हम किसका मान निकालें? यहाँ पे हम A का मान निकालें तो A = M, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो F/m हो जाएगा, F/m हो जाएगा। तो A = मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दूँ कि A = F/m हो जाएगा। ये हो गया ना। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर F की जगह पर F का मान ये E V/L है, यहाँ पे हम रख सकते हैं। तो यही बात हम लिखेंगे कि समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? A, तो A है तो पहले तो हम A यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? A। यहाँ पे F की जगह पर क्या लिखेंगे? E V/L, और ये हमारा मेन बटा हो जाएगा, ये हमारा मेन बटा हो गया। फिर से M है तो M हमने लिख दिया, ठीक है ना। नीचे हम कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं, और हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो देखिए ये गुणा कैसे होता है? ऊपर वाला नीचे वाला सबसे ऊपर वाला में, फिर से ये इसमें गुणा करा लेता है। तो यहाँ से हमारा A का जो मान निकलेगा, ये 1 ऊपर जाकर गुणा कराएगा तो E V हो जाएगा, ये M इसमें गुणा करेगा तो ये क्या हो जाएगा? LM हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये एक फॉर्मूला मिलता है।
तो इसको हम समीकरण क्या कर देते हैं, समीकरण 3 कर देते हैं। तो ए का मान क्या आया, ई भी बाई एल एम आ गया, ये आ गया ना। चलिए उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे ये आ गया ना, तो चूंकि अब हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं जी, चूंकि हम जानते हैं गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, यही गति का क्या होता है, प्रथम समीकरण होता है। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये v है, तो v हमने लिख दिया। देखिए कोई भी जो क्या है पदार्थ है, उसका प्रारंभिक वेग शून्य ही ना होगा अगर वो स्थिर अवस्था में है तो इसलिए प्रारंभिक वेग को हम शून्य मान लेते हैं। अब प्लस a का मान, a यहाँ पे है, a का वैल्यू हम समीकरण किससे, 3 से ले लेंगे। तो a का वैल्यू क्या है, ई भी बाई एल एम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ई भी बाई एल एम। ये t है तो हमने यहाँ पे t लिख दिया, बट यहाँ पे t जो है ना वो हम टाउ यहाँ पे लिखेंगे, टाउ, क्योंकि यहाँ पे ना हम t को समय नहीं लेते हैं, यहाँ पे t को हम टाउ लेते हैं, क्रांतिक काल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब हम इसको आगे अगर बढ़ाते हैं तो v का जो वैल्यू आएगा वो ई भी टाउ बाई एल एम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहली बात किसका मान निकल गया, सबसे पहले हमारा ये किसका मान निकल गया, यहाँ पे ये हमारा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, तो ये v जो है ये कोई भी इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग शून्य होता है, तो ये हमने शून्य कर दिया है प्रारंभिक वेग। इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है उसको अनुगमन वेग कहते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd होता है, इसलिए हम vd यहाँ पे कर देंगे, d नीचे लिख देंगे। ये d मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। तो यहाँ पे vd का ये मान हमारा निकला है, ठीक है ना, vd का मान निकला है, समझ रहे हैं। यहाँ पे भी अंतिम वेग ही है vd, ठीक है, v अंतिम वेग था, परंतु इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पे वेग को अनुगमन वेग vd मान लिया गया है, ठीक है ना, अनुगमन वेग को क्या मान लिया गया है, vd मान लिया गया है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना, इतनी बात आपको याद रहेगा ना। चलिए अब इतनी बात आपको याद रहेगा तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण 4 कर लेते हैं। अब जैसे समीकरण ये 4 हो गया ना, तो अब हम अंतिम अपना एक और फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, विद्युत धारा, नीचे लिखता हूं, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये आपको याद होगा, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हमने पढ़ाया था, जो क्या था जी, ई आई इक्वल टू एन ए वी डी, एन ई ए इंटू क्या होता है, वी डी होता है। ये हम धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध जानते हैं, एन ई ए इंटू वी डी होता है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसका मान हम यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ये हम फॉर्मूला तो जानते हैं। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखेंगे कि Vd का मान यहाँ पे समीकरण 4 से ये है, तो इस Vd के मान को यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो चलिए हम पुटअप करके आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे I इक्वल टू, अलग कलर से मैं लिखता हूँ, I इक्वल टू क्या था, एन ई ए इंटू वी डी था, यही था ना जी। अब इस Vd की जगह सर हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 4 से, ठीक है ना, समीकरण 4 से हम ये कर रहे हैं। अब I इक्वल टू एन लिख दिए,
ई लिख दिए, फिर से ए लिख दिए। अब वी डी के जगह पर क्या लिखेंगे जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वी डी की जगह पर ई वी टी बाई एल एम, तो ई इसका क्या हो जाएगा, ई वी टी, टी मतलब टाउ बाई एल एम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये एल एम इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये आई इंटू एल एम हो गया, और ये ऊपर क्या बचा, एन ई ए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ई क्या है, दो ई है ना, और गुणा में है तो ई स्क्वायर हो जाएगा, ये ई स्क्वायर, तो एन ई स्क्वायर ए, फिर से भी है तो भी हमने लिख दिए, मतलब भी क्या है यहाँ पे, भी डी है, अनुगमन वेग है, तो सॉरी क्या है यहाँ पे, ई भी टी बाई ई भी है ना, तो भी ही हम लिखेंगे यहाँ पे, भी है तो भी ही करेंगे यहाँ पे, भी, ठीक है, भी इंटू आई है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, ये ऊपर वाला सब गुणा में है तो एन ई स्क्वायर हो गया, ए भी टी हो गया, तो ए भी टी हमने लिख दिया है, सॉरी ये टी नहीं है, ये हमारा ये श्रांति काल है ना, तो टाउ है ये, तो टाउ हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये सभी, यहाँ पे केवल इस भी को छोड़कर इधर सभी ये गुणा में है ना, तो ये अगर बराबर के इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएंगे, तो हम इसको इधर भेजते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो एल के साथ ये गुणा में आई भी तो है, ये आई है ना, तो ये आई इधर गुणा में है, ये अगर बराबर के इधर भेजेंगे तो ये इधर भाग कराएगा ना, जाहिर सी बात है। तो हम ऐसे ही दोनों का पक्षांतर कर देते हैं। तो सबसे पहले इन सभी इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग कराएंगे, तो ऊपर एल एम, ये नीचे क्या बचा, एन, फिर से ई स्क्वायर, फिर से ए इंटू टाउ बचा, तो ये हमने ये लिख दिए। अब भी है इधर, और ये आई इधर गुणा में, इधर नीचे आएगा तो ये हमारा आई हो जाएगा, समझ रहे हैं, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग करा दिया। तो ये हमारा अब मेन फॉर्मूला यहाँ पे मिला। अब हम इतनी बात जानते हैं बेसिक, एक बात आप जानते हैं कि प्रतिरोध R इक्वल टू V बाई आई होता है, ये प्रतिरोध का यही ना हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो आप ही देखिए कि जो V बाई आई होता है, V बाई आई का अनुपात होता है वो प्रतिरोध के बराबर होता है ना, तो वही V बाई आई का जो अनुपात होगा वो प्रतिरोध के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आया ना, ये टोटल वैल्यू R का वैल्यू है, तो इसीलिए इन सभी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो यही हमने R लिख दिया, R इक्वल टू V बाई आई कर दिए हमने, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर हम इसका गुणा इसमें कराते हैं, ये I इधर आ जाएगा, तो R के साथ I गुणा कर लेगा, R इंटू आई हो जाएगा कि नहीं। अरे भैया इधर भाग में है I, इधर R में आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये R इंटू आई हो गया। अब ये हमारा सिद्ध हो ही गया है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यही हमारा सबसे पहले तो यही हमारा ओम का नियम हो जाएगा, या हम ये कर सकते हैं कि इसी को, ये जब ये R क्या है, नियतांक है, प्रतिरोध है, तो जब समानुपाती का चिन्ह यहाँ पे इक्वल के जगह हटकर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो ये R समाप्त हो जाएगा, तो ये V इक्वल टू आई आ गया, V समानुपाती आई। और यही क्या है, ओम का नियम है, यही हमारा क्या है जी, यही है ओम का नियम। सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन यही है जी, V समानुपाती आई। बताइए यही था ना ओम का नियम, तो इसी ओम के नियम को हमें प्रूफ करना था। देख लीजिए लंबा सा आपका डेरिवेशन है, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये सब आपको स्टेप याद रखना है। मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, मैं जानता हूं कि आप सभी को ये हार्ड लग रहा होगा कि सर हमें कैसे याद होगा इतना डेरिवेशन। मैं जानता हूं बाबू, यदि आपको भी ऐसा अगर डाउट आ रहे हैं, जितने भी मैं कह सकता हूं कि मेरे छोटे भाई होंगे, बहन होंगे, या अदर जो भी हमें मानते हैं, ठीक है ना, वो सभी होंगे, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा, मैं जानता हूँ कि डेरिवेशन से बहुत सारे स्टूडेंटों को डर लगता है, या वो सोचते हैं कि सर याद कैसे होगा, ये परिभाषा तो है नहीं कि मैं रट लिया याद हो गया। तो परिभाषा भी मैं रटवाता नहीं हूं, बट इसका मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। ट्रिक क्या, ये मतलब सॉल्व करने का मेरा टेक्निक है, तो ये आप याद रखिएगा। सबसे पहली बात, ओम के नियम का सत्यापन करते समय ये 5 फॉर्मूले याद रखेंगे। सबसे पहली बात
कि E इजकल टू V/L, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आप याद रखेंगे बल का जो है E इजकल टू E इंटू E। तीसरा फॉर्मूला हमारा याद रखेंगे, तीसरा फॉर्मूला हम जानते हैं कि बल का A इजकल टू F/m, ये बल का ही फॉर्मूला है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ये m इधर चला जाएगा तो द्रव्यमान गुणे त्वरण हो जाएगा, ये बल का फॉर्मूला हो गया। चौथा हमारा गति के समीकरण से हम जानते हैं v इजकल टू u प्लस at, तो ये हमने लिख दिया। अब पांचवा हमारा समीकरण है जो कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जो है I इजकल टू NEA इंटू VD। तो ये हमारा 5 समीकरण है। अब इन पांचों समीकरणों को आपको याद रखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये हमारा फिफ्थ, ये पांचों को आपको याद रखना है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे हमें याद होगा, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले E इजकल टू V/L जानते हैं, जैसे इतना लिखें। अब इस E के मान को हम यहाँ पे दूसरे समीकरण जब लिखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे। अब जैसे ही इतना रखेंगे जो वैल्यू आएगा F का, अब इस F का वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, इस F का वैल्यू उठाकर फिर से यहाँ पे रखेंगे तो फिर से कुछ वैल्यू चेंज होगा। जब चेंज होगा तो A का मान आएगा। अब A के मान को फिर से ले आकर ये गति के चौथे समीकरण में पहले समीकरण में रखेंगे तो फिर से कुछ वैल्यू आएगा। अब इस V यहाँ पे वास्तव में वेग नहीं, अनुगमन वेग है VD, तो इस VD के वैल्यू को फिर से यहाँ पे हम रख देंगे पांचवें समीकरण में। अब सॉल्व करेंगे ना तो यह हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा शॉर्ट टेक्निक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे, यहाँ तक ही अंतिम हमारा फॉर्मूला है। तो इसी तरीके से आप याद रखेंगे। देखिए एक एक स्टेप ऐसे ही किया गया है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, देखिएगा, अंत में जब आपको समय मिलेगा तो आप नोट डाउन करते हुए चल ही रहे हैं, बाद में आप मिलाइएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी ले लीजिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। आगे बढ़े, चलिए जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है जो है विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। या तो हम विशिष्ट प्रतिरोध कह सकते हैं या इसे प्रतिरोधकता कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। कह रहे इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मतलब क्या है समझिएगा। यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, और रो इक्वल टू होता है R, थोड़ा सा अलग कलर में ले रहा हूँ जिससे आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, और रो इक्वल टू R A/L होता है, R A/L होता है। यह फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है ना। तो यह फॉर्मूला याद रहेगा, रो इक्वल टू R A/L। तो मैं यही कह रहा हूं, यहाँ पे यही है विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे रो जो है ना, ये रो, ये है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पे R क्या है, R है प्रतिरोध। यहाँ पे A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। L क्या है, L है लंबाई, ठीक है ना। ये आप देख लीजिए। तो ये सभी हमने मान यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखिए परिभाषा कैसे याद होगा ये समझिए। यहाँ पे जो L क्या है, लंबाई है। कोई चालक तार है ना, यहाँ पे समझिएगा, ये कोई चालक हमारे पास तार है, तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी और इसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं A। तो यदि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लंबाई है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, यदि लंबाई जो L है उसके मान को यदि हम 1 ले लेते हैं, 1 मतलब इकाई ले लेते हैं, 1 को हम यहाँ पे इकाई लिख सकते हैं ना, 1 को इकाई या एकांक कहते हैं, तो इकाई ही हम लिखते रहे हैं।
तो यदि L के मान यदि इकाई ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और A जो है, A मतलब क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का, तो जो हमारा A का वैल्यू है इसको भी यदि हम 1 ले लेते हैं, 1 मतलब इकाई ले लेते हैं, तो यदि इन दोनों का मान 1-1 हो जाए तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, तो उस समय पर जो हमारा प्रतिरोध होगा R, वो क्या होगा, वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा जी? बिल्कुल होगा। आप ही बताइए, इन दोनों ρ R है, ऊपर A का मान भी 1 हो जाए और नीचे L का मान भी 1 हो जाए, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो उस समय पर ρ जो होगा वो R के बराबर हो जाएगा। तो वही R जो है वो ρ के बराबर कहें या ρ जो है वो R के बराबर हो जाएगा। तो यही से हम परिभाषा करेंगे, क्या कहेंगे कि देखिए हम ध्यान से समझिएगा, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये किसका है, कोई चालक है उसी का है। तो हम यही कह रहे हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सा तो हम कह रहे हैं दोस्त कि क्या कह रहे हैं कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई हम चालक तार लें जिसकी लंबाई भी 1 हो और जो मोटाई भी हो ना, क्षेत्रफल हो, वो भी 1 हो, तो उस चालक तार में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, अब हम उसको प्रतिरोध नहीं कहेंगे दोस्त, अब हम उसको विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। क्योंकि एक उसमें क्या लगा, एक विशेष गुण आ गया कि उस चालक तार की लंबाई भी 1 है, चौड़ाई भी 1 है। इसलिए हम कह रहे हैं, अंत में एक बार और सुन लीजिए कि इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और यही बात हमने लिखा है, इकाई लंबाई तथा इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना? तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना? इतनी बात आप याद रखेंगे। चलिए इसको मैं अब इरेज कर दे रहा हूं। यहां पे आप 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। मात्रक, राशि, अवबिमा। तो देखिए मात्रक की जहां तक बात करें तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। ठीक है ना? क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर बचेगा, तो ये ओम मीटर हो गया। राशि अदिश राशि होती है, अदिश राशि। ठीक है ना? राशि कौन सी होती है तो ये आप याद रखेंगे, राशि कौन सी राशि होती है तो ये हमारी अदिश राशि होती है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है ना? ये आप याद रखेंगे। बीमीय सूत्र पर जहां तक बात करें, ml3t-3a-2 होता है, ये आप बीमीय सूत्र याद रखेंगे। ठीक है ना? इतना आप याद रखें, काफी है जी। अगला हमारा आता है विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं समझिएगा। तो विशिष्ट चालकता को याद रखेंगे, विशिष्ट चालकता को हम C से भी प्रदर्शित करते हैं या सिग्मा से भी हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? C से या सिग्मा से। तो विशिष्ट चालकता जो है ना, विशिष्ट मतलब यहाँ पे विशिष्ट चालकता, तो इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है, ये इसका फॉर्मूला है जी, ये आप याद रखेंगे। जहां पर ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। यहां पे रो क्या है, ये हमारा विशिष्ट चालकता है। तो हम यही कह रहे हैं कि कोई भी चालक है ना, कोई भी ये चालक है, ध्यान से अगर आप समझें तो ये हमारे पास कोई चालक है,
तो हम ये कह रहे हैं कि किसी चालक में विशिष्ट प्रतिरोध, ध्यान से समझेंगे, कोई चालक है तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वही हमारा उसके व्युत्क्रम को, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। नीचे है ना तो व्युत्क्रम कहेंगे, तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे बहुत है जी। यहाँ पे इसका मात्रक आप याद रखेंगे, मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका मात्रक इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओम है तो ओम यहाँ पे हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर -1, ओम -1 अब मीटर -1, ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, इसका एक और मात्रक आप याद रखेंगे जो होता है मोह, मोह से भी इसे हम जानते हैं। जहाँ तक बीमा की बात करें ना, बीमा मतलब बीमीय सूत्र का, तो बीमा आप याद रखेंगे ये जितना है ना उसका अपोजिट, तो m है ना m के पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे प्लस में 1 था तो इसमें माइनस में 1 हो जाएगा। l प्लस में 3 है तो यहाँ पे माइनस में 3 हो जाएगा। t माइनस में 3 है तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, और a माइनस में 2 है तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं ना विशिष्ट प्रतिरोध नीचे है इसलिए अपोजिट सब हो जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जी, क्लासेस थोड़ी सी लंबी ये हो गई हैं, चलिए कोई नहीं। अगला आता है सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे सुन लीजिए, किसी सेलों के अंदर, कोई भी सेल है तो किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेलों का मतलब कोई भी यदि सेल है तो कोई भी, अगर मान लेते हैं कोई ये एक सेल ही है हमारे पास, ये हमारे पास सेल है, ठीक है ना, ये एक मान लेते हैं माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये कोई सेल है। तो किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में, अब इसमें हम विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, तो इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा, तो उस अवरोध को ही, रुकावट उत्पन्न होगा, उसी को हम सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो वही कह रहे हैं किसी सेलों के अंदर, किसी सेलों के अंदर विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। सेलों के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक 1 ओम होता है, 1 वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। यही प्रतिरोध का भी ओनली मात्रक होता है। ठीक है ना, तो इस बात को मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस बात को याद रखेंगे। ठीक है ना, अगला आता है सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है ना वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, सबसे पहली बात ये आप याद रखेंगे कि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। मतलब क्या है कि ध्यान से समझिए, अगर हम कोई सेल बनाते हैं, ये तो हमने नॉर्मल सेल बना दिया ना, अगर सेल कैसे बनता है जी, तो एक मान लेते हैं हमने बर्तन लिए, ठीक है ना, एक बड़ा सा बर्तन ले लिए, इसमें हमने विद्युत अपघट्य घोल दिया। जैसे विद्युत अपघट्य मतलब NaCl, मतलब विद्युत अपघट्य, नीचे में लिख दे रहा हूं, यहाँ पे NaCl और इसमें जल है। तो जब विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन में, ये विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन इसमें हमने घोल दिए हैं, इसमें हम क्या करते हैं, 2 धातु की प्लेट को हम ले जाते हैं, 2 धातु के प्लेट को हम इसमें रखते हैं। तो जब हम ऐसा रखेंगे ना, तो ये जो हमारे, इन्हीं को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इलेक्ट्रोडों का ये कोई ना कोई क्षेत्रफल होता है जो है A, मोटाई कुछ ना कुछ होगा, और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की कोई ना कोई लंबाई होगी जिसे हम दूरी कहते हैं। तो हमें ये कहा जा रहा है कि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इस सेलों के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो इलेक्ट्रोडों, मतलब सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हमसे कहा जा रहा है जी। ठीक है ना, तो वही बात लिखा गया है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। मतलब यदि हम इनके बीच की दूरी जितना बढ़ाएंगे उतना ही आंतरिक प्रतिरोध का मान घटेगा। ठीक है ना, सॉरी, आंतरिक प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा, समानुपाती है ना, इसलिए। अगला हमारा कह रहा है कि सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो विद्युत अपघट्य के घोल में इलेक्ट्रोडों में डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोडों का जो आंतरिक प्रतिरोध है ना R,
वो क्या होता है, इलेक्ट्रोडों का जो आंतरिक प्रतिरोध है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोडों का जो आंतरिक प्रतिरोध है R, वो विद्युत अपघट्य यहाँ तक घोले गए हैं। तो विद्युत अपघट्य यहाँ तक जो घोले गए हैं, इसमें इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल होता है, जितने डूबे हुए हैं उसका जो क्षेत्रफल होगा, तो उस क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है जी। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगला कह रहा है सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो विद्युत अपघट्य के घोल की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब ये घोल जो है ना, जिसमें जल के साथ हमने नमक को घोल दिया है, तो ये विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन हो गया, विद्युत अपघट्य का घोल हो गया। तो उसकी सांद्रता, मतलब वो कितना गाढ़ा है, मोटा है, तो उसकी सांद्रता के समानुपाती होगा। जितना गाढ़ा होगा ना वो, उतना ही वहां पे आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा। चलिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, अगला हमारा आता है आवेशों की गतिशीलता। आवेशों की गतिशीलता को हम म्यू से दर्शाते हैं। अब म्यू इक्वल टू क्या होता है, VT/E होता है। यह फॉर्मूला याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। VT क्या है, VT है इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, और यहाँ पे E क्या है, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या ओनली हम विद्युत क्षेत्र भी कह देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे म्यू क्या है, यहाँ पे म्यू है आवेशों की गतिशीलता, आवेश की गतिशीलता, ठीक है ना। तो यहाँ पे म्यू क्या है, आवेश की गतिशीलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि कोई भी आवेश है, कोई भी एक आवेश है, तो किसी आवेश का अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। समझ रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि किसी आवेश का अनुगमन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। वही लिखा गया है, किसी आवेश वाहक, यहाँ पे आवेश वाहक रहेगा, वाहक, ठीक है ना, इस प्रकार आप लिख लेंगे। तो किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेशों की गतिशीलता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज हम यहीं तक आपकी क्लासेस रहने देते हैं। आपकी क्लासेस लगभग आज थोड़ी सी देर हो गई, 1 घंटे से ऊपर हो गई है, बट कोई नहीं दोस्त, हम पढ़ेंगे, हम साथ पढ़ेंगे और साथ आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज मैं पूरी तरीके से मैं दिल से विश्वास के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट हमसे जुड़े रहे हैं और एक सीक्वेंस पैटर्न में आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। प्लस यहाँ पे रट कर नहीं बल्कि समझा कर आपको प्रत्येक टॉपिक याद कराए जाते हैं। मैं केवल आपसे 2 चीज़ें कहूँगा दोस्त। सबसे पहली बात, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, आपको हमारी जो पढ़ाने का तरीका है, सिखाने का तरीका है, वो समझ में आए होंगे, तो कम से कम जितने भी लड़के हैं या जो लड़कियां हैं, वो कम से कम 5 अपने फ्रेंड के पास सेंड कर दीजिएगा इस वीडियो को, या इस चैनल को आप व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। उनसे जब भी आप ट्यूशन में, स्कूल में मिलें, तो इस चैनल से बारे में बताइएगा, उनसे कहिएगा कि इस चैनल से आप पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ पर रटवा कर नहीं दोस्त, समझा कर याद कराया जाता है। इतना आप कर देते हैं ना, दिल से मैं कह रहा हूँ कि बहुत बहुत आपका शुक्रिया। इतना अगर आप कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री की क्लासेस का लिंक आपको मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे सभी जगह फॉलो हमें कर लीजिएगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। और इंस्टा यदि आप चलाते हैं तो इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे कोई ज़रूरी बात हो तो वो आप हमें मैसेज वहाँ पे कर देंगे, तो मैं जब भी आपको देखूंगा तो रिप्लाई मैं दूंगा, अगर जेन्युइन कमेंट या जेन्युइन मैसेज आता है तो। ठीक है ना, आशा करता हूँ समझ के होंगे। हाँ, एक अंतिम बात मैं बता दूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स, तो यहाँ पे नोट्स के लिए अभी वीडियो आएगा, देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।
बीच में वीडियो को रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये आवश्यक बात है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है उसका जो कंप्लीट नोट्स है वो हमने कंप्लीटली बना दिया है। यदि आप भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का कंप्लीट नोट्स आपको चाहिए तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। ओनली आपको देखिए आपकी फिजिक्स है वो फिजिक्स के 15 आपके 14 चैप्टर हैं और केमिस्ट्री के लगभग आपके 10 चैप्टर, लगभग 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज आपको फुल नोट्स आपको दिया जा रहा है, फुल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा। तो ये नोट्स आपको आराम से ओनली मैं कह रहा हूं ओनली 199 में आपको दिया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं वो इस नोट्स को जरूर लेंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। वहां कहिएगा क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री का फुल नोट्स चाहिए। जैसे ही आप कहते हैं आपको फुल नोट्स है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, वहां पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करने के बाद बता दीजिएगा। ओनली 199 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 24 चैप्टरों का नोट्स दिया जाएगा। यदि मान लेते हैं आपको ओनली फिजिक्स चाहिए तो ओनली ये फिजिक्स का 99 में मिल जाएगा, और यदि केमिस्ट्री भी चाहिए तो ये भी आपको ओनली 99 में मिल जाएगा। तो एक भी आप कोई भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्त, नीचे नंबर है, आप मैसेज कर लीजिए। थैंक यू।